तो हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एनारोबिक ट्रीटमेंट के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम इस वीडियो में एनारोबिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। तो हम बात करते हैं एनारोबिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो एनारोबिक ट्रीटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट where organic industrial waste removed in the presence of anaerobic bacteria which grow in the absence of air। तो एनारोबिक मतलब ये कि एनारोबिक ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का ही एक प्रोसेस है जिसमें कि जो भी इंडस्ट्रियल इम्प्यूरिटीज होती हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट या इंडस्ट्रियल इम्प्यूरिटीज का मतलब ये ऑर्गेनिक वेस्ट में आपके बीओडी, सीओडी, टीएसएस, टीडीएस ये सारी चीजें आती हैं। तो वो एनारोबिक बैक्टीरिया के प्रेजेंस में रिमूव होती हैं या डिग्रेडेड होती हैं। इसे ही हम एनारोबिक ट्रीटमेंट कहते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया मींस क्या? एनारोबिक बैक्टीरिया मींस वो बैक्टीरिया जो एयर के एब्सेंस में ग्रो हो रही हो, उसे हम एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। इस ट्रीटमेंट में एनारोबिक ट्रीटमेंट में बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड। मतलब कि जब ये ट्रीटमेंट होता है तो इसमें बायोगैस प्रोड्यूस होती है जिसमें कि मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एनारोबिक ट्रीटमेंट रिमूव्स बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड मिनरलाइज्ड कंपाउंड लाइक NH4PO4H2 इन द सॉल्यूशन। मतलब कि एनारोबिक ट्रीटमेंट जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिमूव्स करता है और मिनरलाइज्ड कंपाउंड जैसे कि NH4 हो गया, PO4 हो गया और H2 हो गया। द अमाउंट ऑफ एक्सेस स्लज प्रोड्यूस इज वेरी स्मॉल एंड वेल स्टेबलाइज्ड। मतलब कि जो ट्रीटमेंट करने में, एनारोबिक ट्रीटमेंट करने में जो स्लज प्रोड्यूस होती है एनारोबिक टैंक में, वो बहुत लेस क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती है और बहुत अच्छी तरीके स्टेबलाइज हो जाती है। एनारोबिक वाटर ट्रीटमेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 kg COD 1 किलोवाट ऑफ एरेशन एनर्जी। मतलब कि ये एनारोबिक वाटर ट्रीटमेंट में अगर 1 kg COD ऑक्सीडेशन के लिए जरूरी है तो उसमें 1 किलोवाट की आपकी एरेशन की एनर्जी होगी, मतलब एनारोबिक एरेशन की एनर्जी होगी। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, छोटा सा समझने के लिए डायग्राम मैंने बनाया है। जैसे इन्फ्लुएंट है, इन्फ्लुएंट में आपका 100 kg COD है तो आप ये एरोबिक के लिए है, तो इसमें 100 किलोवाट आपका एरेशन पर आवर की जरूरत पड़ेगी एरोबिक ट्रीटमेंट में, जिसमें कि एफ्लुएंट आपका रिलीज होगा 12 to 10 kg COD के साथ, जिसमें आपके ट्रीटमेंट में स्लज जनरेट होगी 30 से 60 kg। ये आपका एरोबिक ट्रीटमेंट है। अब एनारोबिक ट्रीटमेंट में आपका इन्फ्लुएंट अगर 100 kg COD है आपका एनारोबिक में तो उसमें बस 5 kg ही स्लज जनरेट होती है, और एफ्लुएंट में आपका 10 से 20 kg COD साथ में कैरी करती है या एफ्लुएंट के साथ में होती है। अब हम बात करते हैं इसमें एनारोबिक ट्रीटमेंट में आपके जो एनारोबिक ट्रीटमेंट आपका जिस मेथड पे काम करता है वो 4 टाइप्स के होते हैं, या कह लें दिस प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेडेशन प्रोसेस इन 4 स्टेप्स। तो पहला होता है आपका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होता है? तो हाइड्रोलिसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। मतलब कि ये पहला स्टेप होता है एनारोबिक ट्रीटमेंट के लिए जिसमें कि ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन होता है। इस फर्स्ट स्टेप में इट इन्वॉल्व द कन्वर्जेशन ऑफ पॉलीमेरिक ऑर्गेनिक मैटर। मतलब कि पॉलीमेरिक ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं? वो होते हैं आपके पॉलीसेकेराइड्स, लिपिड्स और प्रोटीन। उसके ये मोनोमर्स में कन्वर्ट होते हैं हाइड्रोलिसिस में। जो आपके पॉलीमेरिक ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो मोनोमर्स में कन्वर्ट होते हैं। पॉलीमेरिक ऑर्गेनिक मैटर में जैसे मैंने बताया आपको लिपिड्स, पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन होते हैं, वो मोनोमर्स में कन्वर्ट होते हैं। मोनोमर्स में जैसे कि शुगर, फैटी एसिड और अमीनो एसिड बाय हाइड्रोलिसिस सेक्रेटेड टू द एनवायरनमेंट बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये आपका हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है जिसमें कि
आपके जो भी पॉलीमेरिक ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जैसे कि पॉलीसेकेराइड सैकेराइड्स, लिपिड्स, प्रोटीन, ये मोनोमर में कन्वर्ट होते हैं। मोनोमर जैसे शुगर, फैटी एसिड और अमीनो एसिड। अब आते हैं सेकेंड स्टेप पे। दूसरा आपका होता है एसिडोजेनेसिस। एसिडोजेनेसिस is the fermentation stage where the product of hydrolysis soluble organic monomers of sugar and amino acid, जैसा मैंने बताया कि जो आपके पॉलीमेरिक ऑर्गेनिक मैटर है मोनोमर्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ये चीज है वो एसिडोजेनेसिस इज द फर्मेंटेशन स्टेज। ये फर्मेंटेशन स्टेज है एसिडोजेनेसिस where the product of hydrolysis are degraded by एसिडोजेनिक बैक्टीरिया। मतलब जो आपके हाइड्रोलिसिस से जो मोनोमर्स हमें मिले हैं या मोनोमर्स आए हैं वो एसिडोजेनेसिस में डिग्रेडेड होते हैं एसिडोजेनिक बैक्टीरिया के प्रेजेंस में, और प्रोड्यूस होता है अल्कोहल एंड वोलाटाइल फैटी एसिड एंड एसीटेट टुगेदर विद H2 CO2। तो ये आपका सेकेंड प्रोसेस है एसिडोजेनेसिस, जिसमें कि जो हाइड्रोलिसिस के कंपाउंड्स होते हैं जो मोनोमर्स में कन्वर्ट होते हैं वो यहाँ डिग्रेडेड होते हैं एसिडोजेनिक बैक्टीरिया के प्रेजेंस में, और अल्कोहल प्रोड्यूस होता है, एल्डिहाइड्स प्रोड्यूस होता है एंड वोलाटाइल फैटी एसिड प्रोड्यूस होता है। तो ये आपका एसिडोजेनेसिस था। अब थर्ड आपका होता है एसिटोजेनेसिस। एसिटोजेनेसिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ एनारोबिक डाइजेशन। ये थर्ड स्टेप होता है एनारोबिक डाइजेशन का, एसिटोजेनेसिस। प्रोडक्ट फ्रॉम फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन किसका? ऑर्गेनिक एसिड्स और अल्कोहल्स का, आर कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि जो सेकेंड स्टेप में आपका एसिटोजेनेसिस में जो प्रोडक्ट रिलीज हुए वो यहाँ पे फर्मेंट होंगे और उससे कन्वर्ट होगा हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और एसिटिक एसिड। अब एक लाइन और जान लेते हैं। टू प्रोड्यूस एसिटिक एसिड एसिटोजेनिक बैक्टीरिया नीड ऑक्सीजन एंड कार्बन। मतलब एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होने में जो एसिटोजेनेसिस बैक्टीरिया है उसको ऑक्सीजन और कार्बन की जरूरत होती है। लास्ट स्टेप आपका होता है मेथानोजेनेसिस। Methanogenesis is the final step in the anaerobic degradation of organic carbon। ये जो लास्ट स्टेप आपका होता है ये फाइनल स्टेप होता है जिसमें कि एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन, मतलब कि ऑर्गेनिक कार्बन का एनारोबिक डिग्रेडेशन होता है। द इम्पोर्टेंट स्टेप्स परफॉर्म बाय मेथनोजेंस बैक्टीरिया एंड फर्मेंटेशन ऑफ एसीटेट टू CO2 एंड CH4। मतलब इसमें गैस जो मैंने बताया बायोगैस वो रिलीज होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है। इसके प्रेजेंस में मेथनोजेंस बैक्टीरिया के प्रेजेंस में। ये आपके 4 स्टेप होते हैं जो मैंने बताया आपको कि जो एनारोबिक में परफॉर्म होते हैं एनारोबिक ट्रीटमेंट पूरा करने के लिए। अब एक हम डायग्राम देखते हैं और उससे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने ये 4 स्टेप्स बताए वही इस डायग्राम में पूरे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, चारों स्टेप्स। तो पहला आपका जो मैंने बताया हाइड्रोलिसिस था। तो हाइड्रोलिसिस में जैसे आपका होता है बायोपॉलीमर, जैसे मतलब मैंने बताया जिसमें प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स, फैटी एसिड होते हैं जो फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया के प्रेजेंस में फर्मेंट होते हैं और ब्रेक डाउन होते हैं या कह लें ब्रोकन डाउन होते हैं मोनोमर्स एंड ओलिगोमर्स, जिसमें शुगर आता है, अमीनो एसिड्स आते हैं और पेप्टाइड्स आते हैं। ये आपका होता है हाइड्रोलिसिस, फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज आपका जो होता है वो होता है एसिडोजेनेसिस, जो मैंने बताया। ये भी फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया के प्रेजेंस में फर्मेंट होता है जिसमें आपका प्रोपिनेट, ब्यूट्रेट, वोलाटाइल ऑर्गेनिक एसिड, ये सारी चीजें होती हैं। फिर आपका जो आता है थर्ड स्टेप वो होता है एसिटोजेनेसिस। एसिटोजेंस बैक्टीरिया के प्रेजेंस में परफॉर्म होता है या फर्मेंट होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं हाइड्रोजन प्लस कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, एसीटेट कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद आपका यहाँ जो लास्ट स्टेज होता है वो होता है मेथानोजेनेसिस। मेथानोजेनेसिस में आप देख सकते हैं CO2 रिड्यूसिंग मेथानोजेनेसिस,
और आपका मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड डिग्रेडेशन के लिए, जैसे मैंने बताया, उसमें जरूरत होती है ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये आपका एसीटेट यहाँ मिथेनोजेनेसिस में प्रोड्यूस हो रहा है। जैसा आप देख सकते हैं, इस डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं। ये आपका होता है एनारोबिक ट्रीटमेंट का कह लें प्रारूप, कह लें एनारोबिक ट्रीटमेंट इसी बेस पे काम करता है। इसमें मेन जो होते हैं ये 4 स्टेज होते हैं, जो हाइड्रोलिसिस होता है, एसिडोजेनेसिस होता है, एसिटोजेनेसिस होता है और मेथानोजेनेसिस होता है। ये आपके 4 स्टेज होते हैं जो एनारोबिक डाइजेशन में परफॉर्म होते हैं। अब अगर आपको जैसे एनारोबिक टैंक तैयार करना है या एनारोबिक बैक्टीरिया तैयार करना है, तो उसके लिए क्या करना होता है बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं इस वजह से आपको बता रहा हूं। तो उसके लिए आपको अपने एनारोबिक टैंक के कैपेसिटी के अनुसार उसमें आप 1/3 फ्रेश वाटर कर लें, जिसका पीएच जानते हैं आपकी 7.5 या 7 के बीच में होता है, कर लें। उसके बाद आप काऊ डंग उसकी कैपेसिटी के बेस पे उसमें डला लें स्लरी बना के, और उसे मिनिमम एटलीस्ट 1 मंथ के लिए छोड़ दें। उसके बाद जब आप 1 महीने के लिए उसे छोड़ देंगे तो ये चारों प्रोसेस उसमें परफॉर्म होंगे धीरे धीरे करके। वो आपका एनारोबिक टैंक जो होगा वो 1 महीने बाद प्रिपेयर हो जाता है कि हम उसमें अब फीडिंग करा सकें या एनारोबिक ट्रीटमेंट को प्रोसेस में ला सकें। अब ये एक छोटा सा डायग्राम ये भी है एनारोबिक डाइजेशन के लिए, इसमें आप देख सकते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या फैटी ऑयल होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, वो यहाँ आपका शुगर एमिनो एसिड फैटी एसिड जो है H2CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। फिर ये आपका लास्ट प्रोसेस यहाँ बायोगैस रिलीज हो रही है, जो मिथेनोजेनेसिस मैंने आपको बताया वो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, जिसमें मीथेन और CO2 गैस रिलीज हो रही है और यहाँ आपका ट्रीटेड एफ्लुएंट निकल रहा है। तो ये सिंपल डायग्राम है एनारोबिक डाइजेशन का। अब एनारोबिक डाइजेशन के बारे में हमने सारी बातें कर ली। अब जानते हैं कि एनारोबिक और एरोबिक में सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कौन होता है। तो एनारोबिक डाइजेशन और एरोबिक डाइजेशन में सबसे ज्यादा बेनिफिशियल आपका, या कह लें कम खर्चीला होता है आपका एनारोबिक डाइजेशन। एनारोबिक डाइजेशन में आप जानते हैं कि ना कोई केमिकल इन्वॉल्व हो रहा है और ना ही कोई बहुत ज्यादा हम उसमें स्पीड लगा रहे हैं या उसमें बहुत ज्यादा लाइन वगैरह ऐड कर रहे हैं। तो ये ज्यादा मेरे ख्याल से बेनिफिशियल होता है और कम कॉस्टली होता है एनारोबिक डाइजेशन, और हमें काफी समय का रिटेंशन भी देता है। इस वजह से एनारोबिक डाइजेशन काफी अच्छा। सारे डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, आप स्क्रीन पे देखते जाएंगे एक के बाद एक आपको जैसा मैंने समझाया है धीरे धीरे आप उस डायग्राम को भी देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये कुछ एनारोबिक के बारे में जानकारी रही, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको SRS का या सल्फेट रिमूवल सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी दे सकूं, क्योंकि सल्फेट रिमूवल सिस्टम भी एक अपने में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है समझने के लिए, या सल्फेट रिमूव करने के लिए जो शुगर इंडस्ट्रीज में परफॉर्म होता है सल्फेट रिमूवल सिस्टम, या शुगर इंडस्ट्रीज में ही वो यूज होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में सल्फेट रिमूवल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि जो भी नई वीडियो पड़ेगी वो सबसे पहले आपके पास जाएगी। थैंक यू।